सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो यूपी में आपका पेपर है बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का, तो आज क्लास 4 जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो 5-6 चैप्टर्स में ऑलरेडी टॉपिक वाइज करवा चुका हूं। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूं घाव और चोटें। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जिस बुक से मैं ये आपको करा रहा हूँ, तो कुछ लास्ट में उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि घाव और चोटें जो हैं, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बेस्ड टाइप आपको पता भी लग जाएगा। उसके बाद इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं स्टूडेंट, तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, टाइम से मिलते रहें आपको। और दूसरा, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आप 45 रुपीज़ डिपॉजिट करा करके आप जो है इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में इसके एमसीक्यूज़ हैं, और इसके अलावा और भी 400-500 एमसीक्यूज़ हैं, तो 800-900 एमसीक्यूज़ वो मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से कर सकते हैं एक स्क्रीनशॉट भेज के, ताकि आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो चलिए, घाव और चोटें, तो देखिए कुछ पॉइंट तो पेज नंबर 92 पे थे, तो वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसकी पीडीएफ में आ गए हैं। कि कटे हुए अंगों जैसे हाथ या पैर की उंगलियों को फिर से जोड़ना संभव हो सकता है यदि घायल को और कटे फटे अंग को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। आपको पता है कि कई बार चोट लग जाती है, कई बार घाव हो जाते हैं, जिसे हम जख्म भी बोल देते हैं। तो कटी व खुली हुई त्वचा से शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश करने के कारण ही संक्रमण हो जाता है, और घाव में रोगाणु जो है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर जो घाव हो जाता है, जिसे हम जख्म भी बोलते हैं, अगर ठीक टाइम पे हम डॉक्टर पे नहीं जाते हैं तो जख्म बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें रोगाणु जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसे संक्रमित कर देते हैं, जिन्हें सेप्टिक भी कहा जाता है। रोगाणु बाद में रक्त प्रवाह में मिल सकते हैं और सेप्टिसीमिया का कारण भी बन जाते हैं। कई बारी जो है मवाद भी बन जाती है, जिसे मवाद या पस बोल देते हैं। तो इसका बनना भी संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर की एक प्रतिरोधक प्रणाली का हिस्सा होती है। अगर ड्रेसिंग बदलने की ज़रूरत है तो पुराने को ना फाड़ें, क्योंकि इससे घाव पुनः गीला हो जाता है। कभी कभी जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल भाषा में कहें तो एक पट्टी या बैंडेज कराने के लिए जब हम डॉक्टर पे जाते हैं या घर पर भी हम उसको कर देते हैं, तो कई बारी जो उसकी कॉटन है, रुई जो है वो चिपक जाती है। तो उसको बड़ी सावधानी पर से जो है उसको हटाना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से निकल जाए, क्योंकि वो जख्म के साथ चिपकी हुई होती है। अगर उसको निकाल दिया जाए ज़बरदस्ती करके, तो वो घाव जो है उसमें पुनः वो गीला हो जाता है। तो बल्कि पुरानी ड्रेसिंग पर पर्याप्त पानी, जो कि खारा पानी यदि उपलब्ध हो तो डालें, ताकि यह आसानी से निकल जाए। तो कोशिश करनी चाहिए उसको बड़े आसानी से निकालना चाहिए। खोपड़ी में त्वचा के नीचे कई छोटी छोटी रक्त वाहिकाएँ होती हैं। मामूली कट या चोट के परिणाम स्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो ब्लड है, जो खून है, वो शरीर से निकल सकता है और घाव अधिक गंभीर बन सकता है। नाक पर चोट लगने या चेहरे पर चोट लगने से नाक में खून आ सकता है। नाक से खून आने के कारण नाक के अंदर सूखापन होना, नाक में बाहरी वस्तु का चले जाना, संक्रमण, सामान्य सर्दी हो जाती है, कभी एलर्जी भी हो जाती है, कभी ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, ऊंचाई वाले स्थान पर जाना या कोई शुष्क वातावरण भी हो जाता है, शराब का दुरुपयोग और बीमारी और कुछ दवाओं का उपयोग भी है। सीने में चोट हमेशा गंभीर होती है। दिखाई ना देने पर भी पसलियों में फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कई बारी पसलियों में, क्योंकि वहाँ पर प्लास्टर नहीं लग सकता, तो हम कहते हैं कि अंदर का मांस फट गया है, तो वो फ्रैक्चर हो जाता है। फेफड़े का जो फटना है, हृदय पर चोट और रक्त वाहिकाओं में चोट लगी होने का खतरा रहता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को कोई सदमा लग सकता है, जिसे हम कहते हैं भाई इन्हें शॉक लग गया है,
तो एक जीवन घातक स्थिति हो जाती है जब किसी व्यक्ति को सदमा लग जाता है, क्योंकि उसके दिमाग पर जो है उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह तब उत्पन्न होती है जब रक्त परिसंचरण प्रणाली विफल हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि हृदय और मस्तिष्क जैसे जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, क्योंकि जिस बुक से मैं स्टडी करा रहा हूँ तो उसमें ये पॉइंट्स थे। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में MCQs हैं, डिस्कस कर लेते हैं। डैश संक्रमण का कारण नहीं बनता। देखिए जीवाणु या वायरस या प्रोटोजोआ, इनमें से कोई भी जो है संक्रमण का कारण नहीं बनता है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की विच्छेदन आघात द्वारा डैश अलग अलग हो जाना है अंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मवाद बनना शरीर की डैश से लड़ने की प्रणाली का हिस्सा है, तो उसे हम कहते हैं संक्रमण, है ना। इंग्लिश में हो गया इन्फेक्शन। नाक से खून बहने की स्थिति में नथनों को डैश के लिए पिंच करना चाहिए, तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, है ना। तो कभी कभी नाक से जो वो खून बह जाता है, जो नथने होते हैं उसको जो है 10 से 15 मिनट के लिए पिंच कर देना चाहिए। डैश शॉक का कारण हो सकता है। देखिए किसी को यानी कि सदमा जब लगता है तो दिल का दौरा पड़ने के कारण भी हो सकता है ना। बहुत ज़्यादा अगर जो है ब्लीडिंग होती है, यानी खून जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, तो वो कारण भी हो सकता है। और हाइपोथर्मिया, ये भी एक बीमारी का नाम होता है, तो ये सभी कारण हो सकते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। एक चोट जिसमें त्वचा या आसपास की कोई अन्य सतह फटी हुई, छेदी हुई, कटी हुई या अन्यथा टूटी हुई है, डैश के रूप में जानी जाती है, तो वो होती है घाव, है ना। इंग्लिश में उसे बाउंड कहते हैं, तो घाव होती है। खरोंच सतही घाव होते हैं जिनमें त्वचा की डैश परतें खुरच जाती हैं, तो उसमें ऊपरी परतें होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश एक प्रकार का घाव नहीं है। देखिए चीरा भी एक प्रकार का घाव नहीं होता, लैक्रेशंस भी नहीं होता और विच्छेदन भी नहीं होता, है ना, डिसमेंबरमेंट। तो डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आंसर है कि इनमें से कोई नहीं। इन घाव में आमतौर पर एक छोटा छेद होता है, लेकिन उत्तक में गहराई तक पहुंच सकता है, तो उसे कहते हैं पंचर घाव। ठीक है, पंचर घाव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाक से खून आने की स्थिति में व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए यदि, तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। यदि 20 मिनट के बाद भी नाक से खून आ रहा है तो भी, नाक से खून तेजी से बहता है तो भी, या घायल व्यक्ति पीला पड़ जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये तीनों सिचुएशन ऐसी हैं कि अगर इनमें से एक भी ऐसी सिचुएशन हो जब नाक से खून आता है किसी भी व्यक्ति के, तो इसमें चिकित्सा की यानी कि डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। खून बहने वाले घाव को धोने के लिए डैश का उपयोग किया जा सकता है। देखिए इसे हम कहते हैं नमक का पानी, है ना, सैलाइन वाटर, नमक का पानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई खून बहने वाला घाव होता है तो उसको नमक के पानी से ही अक्सर डॉक्टर लोग जो है वो एडवाइस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, छाती की चोटें गंभीर होती हैं क्योंकि इसमें डैश का खतरा होता है। देखिए अभी मैंने बताया पसलियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है और फेफड़े की चोट भी हो सकती है और दिल की चोट भी हो सकती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। हमें कट कर अलग हुए हिस्से को साफ डैश में रखना चाहिए। देखिए जो प्लास्टिक की थैली होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, प्लास्टिक की थैली। कट कर अलग हुए हिस्से पर तरल पदार्थ या एंटीसेप्टिक उत्पाद ना लगाएं, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो एंटीसेप्टिक
मैं बता दूं आपको, जैसे सेवलॉन होता है या आपका डेटॉल होता है ना, तो ये सब एंटीसेप्टिक में आते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है, सत्य, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डैश में रक्त परिसंचरण, देखिए इंग्लिश में इसे ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। परिसरण शब्द अगर आपको समझ में ना आया तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है कि इसकी प्रणाली जो है वो विफल हो जाती है, परिणाम स्वरूप हृदय और मस्तिष्क जैसे जो महत्वपूर्ण अंग ऑक्सीजन से वंचित हो जाते हैं। तो बताया था भी मैंने आपको, जब थ्योरी बता रहा था, शॉक लग जाता है, किसी को सदमा लग जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यदि खून की कमी 1.2 लीटर से अधिक हो तो डैश शॉक लग सकता है। अब देखिए इसमें भी सदमे का नाम दे रखा है, शॉक का नाम दे रखा है हाइपोवॉल्मिक शॉक, है ना, हाइपोवॉल्मिक शॉक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डैश सदमे का कारण नहीं है। देखिए खरोंच जो होती है ना, कभी खरोंच लग जाती है तो वो सदमे का कारण जो है वो नहीं होता। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो ये आपका जो टॉपिक था चोट तथा घाव का, तो ये मैंने इसमें आपको बताया है, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको इसके बारे में। नेक्स्ट जो चैप्टर है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये आपका चैप्टर है हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित चोटों में प्राथमिक उपचार। तो ये मैं इसमें भी आपको बता दूं थोड़ा सा कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अच्छा, मनुष्य के पैर में फीमर, टिबिया, फिबुला, टॉर्सल्स तथा मेटाटॉर्सल्स अस्थियां होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, चारों पांचों के नाम जो दे रखे हैं, है ना। ये जो फीमर जो होती है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये मनुष्य की जांघ में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे फीमर के बारे में। अच्छा, कंकाल में वह स्थान जहाँ पर अस्थियां मिलकर हिलडुल सकती हैं तो उसे हम कहते हैं संधि। गति की प्रकृति के आधार पर संधियां जो है वो 3 प्रकार की होती है। देखिए संधियां मतलब इंग्लिश में उसे जॉइंट कहते हैं। तो संधियां मतलब पूर्ण संधि, परफेक्ट जॉइंट, अपूर्ण संधि, इम्परफेक्ट जॉइंट और अचल संधि, फिक्स जॉइंट। तो 3 प्रकार की होती हैं। इसमें से ही आप ध्यान रखिएगा कि आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं कि कितनी जोड़ी पसलियां हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है 12 जोड़ी है। मनुष्य के पैर में कौन कौन सी होती हैं, तो इन पांचों के आपको नाम याद रखना है, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स और मेटाटॉर्सल्स, है ना। और इसमें जो ये कितने प्रकार की गति की प्रकृति के आधार पर संधियां 3 प्रकार की होती हैं, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और अचल संधि, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पेशियां संयोजी ऊतकों की बनी होती हैं, इनका निर्माण पेशी तंतुओं द्वारा होता है ना। अब इसमें आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के शरीर का 40% भाग पेशी ही होती है। तो यहाँ पर आपको 40% जो भाग है ये आपको याद रखना है। मानव शरीर में 650 से भी अधिक पेशियां होती हैं। ये भी अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि मानव शरीर में 650 से भी अधिक पेशियां होती हैं और इन पेशियों से ही हम सीधे खड़े होकर चलने और विभिन्न शारीरिक मुद्रा बनाने, बोलने, हंसने, पैर हिलाने आदि सभी कार्य कर सकते हैं। फ्रैक्चर का आपने नाम जनरली स्टूडेंट सुना ही होगा। फ्रैक्चर का मतलब देखिए क्या होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। आमतौर पर हम कहते हैं कि हड्डी टूट गई है या हड्डी में मोच या दरार आ गई है ना। और आमतौर पर यदि हड्डी पर अचानक तीव्र झटका या बल लगता है तभी वो टूटती है। सप्लिंट एक लकड़ी, प्लास्टिक या धातु का कठोर टुकड़ा होता है जिसे फ्रैक्चर वाले अंग को सहारा देने और टूटी हुई हड्डी की गति को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो ये सप्लिंट है ना, एक लकड़ी है, तो आपको इसके बारे में भी याद रखना है। किसी हड्डी के जोड़ का अपने स्थान से खिसकना या हट जाना जो है वो हड्डी का विस्थापन कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई घुटने या कंधे की हड्डी का विस्थापन हो गया। और
कोई भी हड्डी टूटने या विस्थापित होने पर उस स्थान की मालिश नहीं करनी चाहिए, उस पर दर्द निवारक मरहम भी नहीं मलनी चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा कुछ बातें हैं। आपको इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि 15-16 मिनट की जो वीडियो होती है वो सफिशेंट होती है। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वीडियो जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इसके बारे में मैं आपसे जो है अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये स्टूडेंट्स कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँ तो इसकी स्टडी जो है आप ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प एग्ज़ाम में मिलेगी। बने रहेगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।